हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम नवीन शैक्षणिक सत्र जो शुरू हो चुका है 26-27 और इसमें अप्रैल से नवीन सत्र शुरू हो चुका है और जून तक यानी ग्रीष्म अवकाश से पूर्व तक जो विभिन्न कक्षा स्तरीय शिक्षण कार्य कराना है उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही बात करेंगे अपार आईडी को लेकर इंस्ट्रक्शन की। पहली बार है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करेंगे इस वीडियो में नवीन शैक्षणिक सत्र में अप्रैल से लेकर 16 मई तक जो शिक्षण कार्य कराना है कक्षा 1 से 8 तक में, इसमें रेमेडिएशन शिक्षण कार्य कराना है। इसको लेकर कुछ विस्तृत दिशा निर्देश और शिक्षण योजना के बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बुनियादी जो है साक्षरता और मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्त कर सके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जैसे MSRA भी है, समस्त राजकीय विद्यालय प्राथमिक उच्च माध्यमिक और MGSS PM3 में कक्षा 1 से 5 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से FLN के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें CC पैटर्न चल रहा है, सतत व्यापक मूल्यांकन गतिविधि आधारित शिक्षण ABL है, CCP है, केंद्र बाल केंद्रित पेडागोजी है और कक्षा 3 से 5 के लिए CBA और ओरल रीडिंग जो है कह सकते हैं फ्लुएंसी ORF इनको भी अपनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इस बार भी CBA रहेगा, जो दक्षता आधारित आकलन है वो भी रहेगा 3 से 5 के लिए और ORF भी लिया जाएगा। और 6 से 8 के लिए भी जो विषय वस्तु को बेहतर बनाने के लिए इनमें भी CBA ORF का आकलन किया जाएगा। विद्यार्थी की समस्त प्रगति के आकलन के लिए और उसके अकॉर्डिंग गतिविधियों का आयोजन करना है। नवीन सत्र 1 अप्रैल से आरंभ कर दिया गया है और लगभग जो है अप्रैल से जून तक निम्न अनुसार हमें कार्य करने हैं। अब क्या क्या कार्य करने हैं इसको ध्यान में रखते हुए, एक तो प्रवेशोत्सव है, प्रवेशोत्सव अभी कंप्लीट हो चुका है। प्रवेशोत्सव का कार्य यही है कि जो हमने अनामांकित ड्रॉपआउट बच्चों को चिन्हित किया है उनको अधिक से अधिक चिन्हित करते हुए विद्यालय में प्रवेश देना है। उसके अकॉर्डिंग नव प्रवेशित विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका और शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से हमें अध्ययन करवाना है। सर्वप्रथम बात करें तो कक्षा 1 से 5 की शिक्षण व्यवस्था रहेगी, जो 1 अप्रैल से 16 मई तक जो शिक्षण की कार्य योजना रहेगी वो इस प्रकार है। कक्षा 1 व 2 के लिए सत्र के आरंभ में ही कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 90 दिवस तक स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम रहेगा, यानी विद्या प्रवेश की एक कार्यपुस्तिका आती है उस पर कार्य करवाया जाएगा। तो कक्षा 1 के बच्चों के लिए नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में सामंजस्य स्थापित हो सके, इसके लिए स्कूल रेडीनेस विद्या प्रवेश कार्यपुस्तिका पर आपको फोकस करना है, उस पर कार्य करवाना है। 1 के लिए 2 के विद्यार्थियों के लिए है तो पाठ्यपुस्तक आधारित FLN गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उनका अधिकतम आयोजन करते हुए शिक्षण अधिगम कार्य करना है कक्षा 2 के लिए। और विद्यार्थी के विद्यालय नवीन कक्षा में प्रवेश के प्रारंभिक दिवस में सीखने को रुचिकर बनाने के लिए स्थानीय भाषा में भी संवाद किया जाए, ये विशेष ध्यान रखें। तो ये हो गई कक्षा 1 व 2 के लिए। तो स्कूल रेडीनेस विद्या प्रवेश कार्यक्रम जो है कार्यपुस्तक उस पर ध्यान देना है और अधिक से अधिक गतिविधि आधारित शिक्षण कराया जाए। कुल मिलाकर एक शब्द में कहें तो बेसिक जो है बच्चों की संख्यात्मक ज्ञान, जोड़ है, घटाव है, पढ़ना लिखना, ये जरूर सिखाएं कक्षा 1-2 के बच्चों को। और 3 से 5 की बात करें तो इनके लिए भी है अप्रैल और मई माह में बुनियादी कौशल पर आधारित जो भी कार्य पुस्तिकाएँ हैं और पाठ्य पुस्तक अगर मिल गई है तो उस पर भी कार्य कराया जाएगा। अब इसमें इस प्रकार है कि शिक्षक ऐप पर भी उपलब्ध CBA का जो परिणाम है उसको आधार मानते हुए पहले तो इनका दक्षता व समूह निर्धारण करना है। कक्षा 3 से 5 के लिए समूह निर्धारण करना है। साथ ही इनके लिए भी 45 दिवसीय रेमेडिएशन कार्यक्रम रहेगा, 45 उपचारात्मक शिक्षण रहेगा। 3 से 5 के बच्चे कक्षा स्तर को सरल पाठ को पढ़ सके और प्रश्नों के उत्तर छोटे वाक्य में देने की क्षमता प्राप्त कर सके और संख्या ज्ञान भी होना जरूरी है, जैसे कि मूल संक्रियाएं होती है, जोड़ घटाव है, माप है, जोड़ बाकी गुणा भाग वगैरह जैसे पहाड़े हैं, ये मुख्य पैटर्न्स हैं, इनमें निपुण होना जरूरी है कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी भी। अब CBA के परिणाम के आधार पर जो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी इनको 2 समूह में विभाजित किया जाएगा। एक तो समूह A जो अपने कक्षा स्तर के रहेंगे, बुनियादी स्तर, समूह 2 रहेगा जो अपने स्तर से ऊपर के हैं और इनमें वर्गीकरण को शिक्षक ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब बात करें कक्षा 3 के तो विद्यार्थियों का समूह में जो वर्गीकरण होगा वो कक्षा 2 के जो योगात्मक आकलन लिया है, अभी हमने रिजल्ट बनाया ऐसे 3 लिया है कक्षा 2 के, उसकी स्थिति के आधार पर कक्षा 3 के विद्यार्थियों का समूह में वर्गीकरण किया जाएगा। अब शिक्षण कार्य में सबसे इम्पोर्टेंट इनके लिए ध्यान देना कक्षा 3 से 5 के लिए एक तो कार्य पुस्तिका उपयोग में लेनी है, ABL किट है, स्टोरी कार्ड है, पाठ्य पुस्तक है, इन सबको यूज करते हुए गतिविधियों में ध्यान देना है, अधिक से अधिक गतिविधि आधारित शिक्षण कराना है बच्चों को। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अप्रैल से 16 मई के मध्य 6 कालांश जो है
दो प्रति विषय ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक शिक्षण और 2 कालांश जो है कक्षा स्तर के शिक्षण हेतु समय विभाग चक्र में निर्धारित करते हुए कार्य कराया जाना है। यानी 6 कालांश तो उपचारात्मक शिक्षण चलेगा, प्रति विषय के 2-2 कालांश के हिसाब से अप्रैल से 16 मई के मध्य उपचारात्मक शिक्षण ही कराना है 3 से 5 के लिए, जिसमें प्रति 2 विषय जैसे कि 2 प्रति विषय 2 कालांश रहेंगे, जैसे हिंदी के 2, गणित के 2, इस प्रकार से हो सकते हैं, इंग्लिश के 2, उपचारात्मक शिक्षण 6 कालांश हो गए और 2 कक्षा के जो कालांश होंगे 2 कालांश पीछे में कक्षा स्तर के शिक्षण कार्य कराने के लिए समय विभाग चक्र बनाना है 1 अप्रैल से 16 मई के मध्य। और इसके साथ ही उदयपुर के द्वारा जो RSCERT है उसके हिंदी अंग्रेजी गणित की साप्ताहिक शिक्षण की योजना भी शिक्षक ऐप उपलब्ध करा दी जाएगी। और ग्रीष्म अवकाश के दौरान घर पर अभ्यास करने के लिए भी ध्यान रखें कि कार्य पुस्तिका के गृह कार्य जो कार्यपत्रक है, कहानी की किताबें हैं, उनको वितरण किया जाए, जिससे विद्यार्थी ग्रीष्म अवकाश के दौरान भी पठन लेखन का अभ्यास से जुड़े रहें। तो इस प्रकार की शिक्षण योजना रहेगी अभी अप्रैल से मई के दौरान। तो हम सरल शब्द में कह सकते हैं कि कक्षा 1-2 के लिए 90 दिवसीय जैसे ये रेमेडिएशन प्रोग्राम है, 45 दिवस का 3 से 5 के रेमेडिएशन प्रोग्राम है। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें ध्यान देना है, बेसिक बच्चों का क्लियर करना है। जो अभी ये नवीन सत्र शुरू हो गया है 1 अप्रैल से 16 मई के मध्य हमें बच्चों का बेसिक तैयार करना है, उपचारात्मक शिक्षण ही देना है ताकि वो अपने स्तर को प्राप्त कर सके। कुल मिलाकर ये बात है। और साथ ही ग्रीष्म अवकाश में भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को गृह कार्य भी देना है, इसको लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश है। और 6 कालांश जो है उपचारात्मक शिक्षण के रहेंगे, 2 कालांश प्रति विषय के रहेंगे और पीछे के 2 लास्ट 2 कालांश है वो रहेंगे समय विभाग चक्र के जो कक्षा स्तर के शिक्षण पाठ्य पुस्तक से या कार्य पुस्तक से वो रहेंगे। बाकी 6 जो उपचारात्मक शिक्षण के ही रहेंगे। और इसके साथ ही गृह कार्य को लेकर भी गाइडलाइन है कि माह अप्रैल और मई में 3 से 5 के विद्यार्थियों के बुनियादी कौशल पर किए गए शिक्षण कार्य के लिए लास्ट में एंड लाइन आकलन भी होगा माह मई के अंतिम सप्ताह में, जिसमें ग्रीष्म अवकाश से पूर्व में ये किया जाएगा। यानी मई में अंतिम सप्ताह में जो अपने अप्रैल से पढ़ाया है उसका एंड लाइन असेसमेंट होगा, आकलन होगा। वो स्कूल स्तर से हो सकता है जिसमें आपको बच्चों को जो भी आपने पढ़ाया है, शिक्षण कार्य कराया है, उस अंतिम सप्ताह में आपको वो आकलन भी लेना 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए। ग्रीष्म अवकाश में यह है कि ग्रीष्म अवकाश से पूर्व कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को सीखना जारी रहे, पर्याप्त मात्रा इनको गृह कार्य देना है, होमवर्क देना है बच्चों को। और पुस्तकालय से कोई पुस्तकें भी दे सकते हैं पढ़ने के योग्य, ताकि जुलाई में जब विद्यालय खुले तो उनकी गृह कार्य की एक तो जांच भी करनी है, पुस्तकों के बारे में विद्यार्थियों से प्रार्थना सभा में, पठन क्लास में भी चर्चा की जा सके, उनका जो रूटीन है वो जारी रहे पढ़ाई के प्रति। ये महत्वपूर्ण अपडेट है शिक्षण योजना को लेकर इस बार अभी जो अप्रैल से मई के दौरान हमें करना है। अब बात करेंगे APR अपार ID को लेकर अपडेट्स और जानकारी की। इसके साथ दोस्तों बात करने वाले राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के ही एक ऑर्डर की, जिसमें अध्ययनरत सभी राजकीय गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार ID बनाना और उसमें संशोधन को लेकर सहमति पत्र को लेकर अपडेट्स व जानकारी की। तो बात करें तो वर्ष 2024-25 से वन नेशन वन स्टूडेंट ID के तहत एक राज्य में संचालित सभी गैर राजकीय विद्यालयों के अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की अपार ID यानी ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ID बनाए जाने को लेकर कार्य चल रहा है, जिसमें अभी तक प्रगति 61.32% रही है। शेष बचे हुए विद्यार्थियों की अपार ID जनरेट करके इसको 100% पे लाना, इसके लिए सरकार जो है कार्य कर रही है। इसमें हमें अपार ID बनाने के लिए जो है गाइडलाइन भी दी गई है, एडवाइजरी दी गई है, apar.education.gov.in पर उपलब्ध है। और इसके साथ ही बात करें तो अपार ID के जो डाटा है वो UDICE डाटा व आधार डाटा समान होने और विद्यार्थियों अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरांत विद्यालय द्वारा UDICE पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से बनाई जाती है। विद्यार्थियों के माता पिता वैधानिक अभिभावक द्वारा लिखित सहमति के लिए जारी पूर्व प्रपत्र को माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा के निर्णय से संशोधित भी किया गया है। यानी संशोधित सहमति और असहमति पत्र को अंग्रेजी हिंदी भाषा में भी दिया गया है, तो उनका सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। तो सभी को निर्देशित किया जाता है कि सहमति और असहमति प्रपत्र को सभी राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों को भविष्य में उपयोग करने के लिए भेजा जाना सुनिश्चित करें। सभी अपार जनरेशन से शेष रहे विद्यार्थियों के माता पिता वैधानिक अभिभावकों से अपार जनरेशन प्रपत्र के माध्यम से सहमति व असहमति प्राप्त करके अपार का जनरेशन कार्य पूर्ण करना है। ध्यान रहे यदि किसी विद्यार्थी के माता पिता वैधानिक अभिभावक द्वारा अपार ID जनरेट नहीं किए जाने हेतु कहा जाए तो भी प्रपत्र असहमति भी आवश्यक रूप से लेना अनिवार्य है, जिससे अपार जनरेशन कार्य की प्रगति 100% संभव हो सके। यानी अगर विद्यार्थी के अभिभावक अपार ID जनरेट करने का कहे तो सहमति पत्र लेना है, और अगर असहमति भी दे तो भी असहमति लेना आवश्यक है।
अब थोड़ी प्रकृति की बात करें तो अपार आईडी जनरेशन के संबंध में बताया गया है कि देश के विद्यार्थियों की शैक्षणिक अभिवृद्धि को संरक्षित करने के लिए प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें कॉलेज, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा को जो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में एक प्रकार से संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अब अपार आईडी की बात करें तो अपार आईडी क्या है ये बता दें। तो अपार आईडी जो है स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग राजस्थान शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया एक है सिस्टम, जिसमें देश के प्रत्येक विद्यार्थी के डाटा जो है एक स्थान पर उपलब्ध करने के उद्देश्य से ये निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 12 अंकीय एक अद्वितीय आईडी प्रदान की जाएगी। राज्य में संचालित समस्त प्रकार के विद्यालय, चाहे वो राजकीय हो, गैर राजकीय हो, मदरसे हो, प्रत्येक विद्यार्थी की 12 अंकों की आईडी को अपार आईडी कहा जाता है। यह एक अद्वितीय निर्मित कोड, एक आधार नंबर व एक पैन से जुड़ा होता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर है। अपार आईडी निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसके लिए UDICE+ जो पोर्टल है www.udiceplus.gov.in पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी अपार आईडी जनरेट की जा सकते हैं। इस पोर्टल पर राज्य के समस्त प्रकार के डाटा राज्य के गैर राजकीय मदरसा विद्यालयों द्वारा अपना विद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों का डाटा प्रत्येक वर्ष अपलोड किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय की आवंटित UDICE कोड के माध्यम से स्टूडेंट मैनेजमेंट लॉगिन पर उपलब्ध अपार मॉड्यूल के माध्यम से अपार आईडी जनरेट की जाती है। विद्यालय अपने विद्यालय रिकॉर्ड के आधार विद्यार्थी की सूचना अपलोड वेरीफाई करने के उपरांत UDICE द्वारा एक यूनिक आइडेंटिफायर 11 अंक के पैन अलॉट होता है। इसके उपरांत विद्यार्थी से प्राप्त आधार आईडी की सूचना को इंद्राज करके पोर्टल के माध्यम से वेरीफाई किया जाता है। आधार वेरिफिकेशन के उपरांत ही अपार आईडी जनरेट किए जाने की प्रक्रिया की जा सकती है। आधार नहीं होने या वेरीफाई नहीं होने की स्थिति में अपार आईडी जनरेट नहीं की जा सकती। आधार वेरिफिकेशन के उपरांत विद्यार्थी के माता पिता अभिभावक को अपार आईडी की आवश्यकता उपयोगिता से अवगत कराते हुए आधार का उपयोग करते हुए अपार आईडी जनरेट करने की लिखित में स्वैच्छिक सहमति भी प्राप्त की जाती है। यह सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही UDICE पोर्टल पर अपार आईडी जनरेट के लिए रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है। UDICE पोर्टल पर उपलब्ध डाटा व आधार डाटा के समान होने की स्थिति में अपार आईडी जनरेट हो जाती है और स्वतः ही उस आधार तथा पैन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर से जुड़ के भारत सरकार द्वारा संचालित डिजी-लॉकर पर संबंध हो जाती है। फिर उस आधार नंबर के माध्यम से नवीन नहीं बनाया जा सकता, यानी एक आधार नंबर से एक आईडी जनरेट हो जाती है। और इस प्रकार से ये प्रक्रिया है। हाउ टू गेट अपार ये प्रोग्राम भी दिया गया, एजुकेशन पेरेंट कंसल्टेड सबमिटेड अपार आईडी जनरेटेड अपलोड टू डिजी-लॉकर। तो इस प्रकार का ये एक सिस्टम चलता है। पेरेंट विजिट स्कूल टू लर्न अबाउट अपार आईडी, और इसके साथ ही पेरेंट फिलअप कंसर्न फ्रॉम वॉलेंट्री और अपार आईडी क्रिएशन। तो ये अपार आईडी क्रिएशन का एक सिस्टम है जो UDICE+ पोर्टल जो है उसी के माध्यम से जनरेशन किया जाता है बच्चों की। इसके साथ ही बात करें तो अपार आईडी के लिए किए जाने वाले कार्य भी बताए गए हैं कि पिछले वर्ष में प्रदर्शित सभी विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम उपस्थिति इंद्राज कर प्रोग्रेशन करना है। यदि विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय से स्थानांतरित होकर आया है तो विद्यार्थी को ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट किया जाए, और यदि विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय से स्थानांतरित होकर आया और ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित नहीं है तो पुराने विद्यालय से विद्यार्थी को ड्रॉप बॉक्स में भिजवाने के लिए स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट लिंक के माध्यम से रिक्वेस्ट जनरेट करना जरूरी है। यदि विद्यार्थी विद्यालय UDICE में प्रथम बार आ रहा है तो विद्यार्थी का डाटा पोर्टल पर अपलोड करना है, और सभी विद्यार्थियों को जो डाटा है UDICE पोर्टल पर इंद्राज करके प्रोफाइल जो है GPEPF वेरीफाई करना है। EPFP सभी विद्यार्थियों के आधार की जानकारी एकत्रित करके UDICE पोर्टल पर अपलोड करनी है। UDICE पोर्टल के माध्यम से ऐसे विद्यार्थी जिसका अपार आईडी नहीं बना हुआ है तो उनको सूचीबद्ध करके उनके माता पिता वैधानिक अभिभावक के साथ संपर्क करें, नवीन प्रपत्र में सहमति असहमति प्राप्त करें, और विद्यालय में आयोजित होने वाली PTA में माता पिता अभिभावक को अपार के उपयोग आवश्यकता सहमति असहमति के बारे में जानकारी दें, उनकी एक आईडी प्राप्त करें। यदि विद्यार्थी के विद्यालय रिकॉर्ड आधार रिकॉर्ड असमानता है तो माता पिता से संपर्क कर असमानता को दूर करें। आवश्यकता अनुसार विद्यालय रिकॉर्ड आधार रिकॉर्ड में अपडेट करना। ध्यान रहे विद्यालय रिकॉर्ड में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही अपडेट करवा कर ही UDICE पोर्टल पर अपडेट करें। सिर्फ आधार रिकॉर्ड के अनुसार UDICE अपडेट ना करवाएं। यदि विद्यालय के विद्यार्थियों का आधार कवरेज या विद्यालय रिकॉर्ड है तो ब्लॉक जिला समग्र शिक्षा कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग जिलों से भी संपर्क करें। कैंप लगाने का प्रयास करके जो है आधार कवरेज बढ़ाएं। और ये है जिला स्तर से किए जाने वाले, ब्लॉक स्तर से किए जाने वाले कार्य। और ये है देखा जाए तो माता पिता कानूनी अभिभावक द्वारा भरा जाने वाला एक सहमति असहमति प्रपत्र है अपार आईडी के लिए, जिसमें छात्र का नाम, शासन विद्यालय और माता अभिभावक का नाम आ जाएगी, पहचान संख्या आ जाएगी, आधार पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, और संख्या आ जाएगी ऊपर लिखी कानूनी अभिभावक हूँ कि मैं अपार आईडी की जानकारी दी गई है मुझे, और मैं समझता हूँ कि अपार आईडी जीवन भर का एक डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए है। और कृपया नीचे देवी कम से किसी एक का चयन करते हैं कि मैं सहमति देती हूँ। इस प्रकार से यह एक सहमति पत्र है हिंदी में भी, और ये केवल UDICE उपयोग के लिए रहेगा। माता पिता अभिभावक के साइन हो जाएंगे, और इस प्रकार से ये आप इसमें देख सकते हैं सहमति असहमति देना चाहते, असहमति भी है। और इसी प्रकार से इंग्लिश में भी दिया गया है अपार आईडी बनाने के संबंध में।
तो ये अपार आईडी को लेकर भी एक हो गया डिटेल आपके लिए, और इसके साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र में किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाना है ये भी महत्वपूर्ण जानकारी दी इस वीडियो में। धन्यवाद, मिलेंगे।